नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ई लेक्चर की श्रृंखला में आज हम ब्रिटिश शासनकाल में संवैधानिक विकास कौन कौन से अधिनियमों के द्वारा हुए इसका संक्षिप्त परिचय देंगे और 1919 के अधिनियम में वैध शासन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी के बुरे शासन को देखते हुए उसे समाप्त करने का निश्चय किया और एक अधिनियम लाए जिसे हम प्रथम भारत का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया अधिनियम कहते हैं 1858 का एक्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। इसमें जो प्रावधान थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का सीधा भारत पर शासन स्थापित हो गया और अब हम ब्रिटिश प्रजा के नाम से जाने लगे। और यहाँ का जो शासन का प्रमुख होता था हुआ भारत में उसे गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा गया जब वह देशी रियासतों के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा इस अधिनियम में ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश संसद थी उसमें भारत मंत्री नाम से एक पद का सृजन किया गया जो भारत के शासन के लिए उत्तरदायी होता था संसद के प्रति, और वो जिसे हम भारत सचिव के नाम से भी जानते थे, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई। इसके द्वारा इस भारत मंत्री के द्वारा और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा पूरे भारत का शासन अपने नियंत्रण में रखा जाता था और गवर्नर जनरल की नियुक्ति से लेकर अन्य प्रशासनिक कार्य इसी के द्वारा किए जाते थे। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है 1861 का। इस 1861 के जो एक्ट में गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी वो पहले से और अधिक बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वां जो सदस्य था वो कानून का विशेषज्ञ होने की शर्त रखी गई कि वो कानून का जानकार हो। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 रखने की बात इस 1861 के एक्ट में कही गई। तीसरा अधिनियम ब्रिटिश काल में आता है 1892 का एक्ट। इसमें केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और ये कहा गया कि इसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य होंगे, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी 8 से 20 तक कर दी गई। विधान परिषदों के सदस्यों को प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, यानी कि धीरे धीरे भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसके बाद आता है 1909 का एक्ट जिसे मार्डलियो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ बातें जोड़ी गई, जैसे केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई, प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या 50 निर्धारित कर दी गई। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई। इन भारत में सांप्रदायिकता के बीज 1909 के एक्ट के द्वारा हुए। वाइसराय की कार्य परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और वो व्यक्ति प्रथम भारतीय व्यक्ति थे एसपी सिन्हा, विधि मंत्री बनाए गए वाइसराय की यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। इसके बाद आता है 1919 का एक्ट जिसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसी क्रम में इसकी चर्चा कर लें। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत मंत्री उसकी परिषद का खर्चा ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन करने की बात की गई। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा इसका
खर्चा वहन किया जाता था, यानी काम ब्रिटेन में करते थे और उसका सारा व्यय भारत की जनता के द्वारा चुकाया जाता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों का विकास किया गया। प्रांतीय शासन के जो विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया, रक्षित और स्थानांतरित। इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। इसकी अपन अभी आगे चर्चा करते हैं। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतों में शक्ति का विभाजन कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विकास किया गया। अब सिखों को, अंगल भारतीयों को, यूरोपियनों को, इनको पृथक से चुनाव के अंदर उम्मीदवार इनका आरक्षित किए गए। नरेश मंडल की स्थापना की गई कि जो देशी राज्य हैं, रियासतें हैं, उनका एक संघ बना दिया जाए और जिसका प्रमुख होगा वायसराय होगा। तो इसी तरह लोक सेवा आयोग की एक सम्मिलित परीक्षाएं करवाने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना एक सराहनीय कार्य था। और कानूनी आयोग बनाया गया इसी समय 1919 के एक्ट में। अब आता है 1935 का एक्ट, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये एक बहुत विस्तृत अभिलेख था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रावधान था, यानी कि संघात्मक व्यवस्था भारत में प्रारंभ करने का इसमें प्रावधान था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, जो प्रांतों में 1919 के एक्ट से द्वैध शासन स्थापित किया गया था, वो 1935 के एक्ट में केंद्र के में स्थापित कर दिया गया। संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। सर मोरिस ग्वायर प्रधान न्यायाधीश बने। शक्तियों का संघ और प्रांतों में बंटवारा, यानी कि शक्ति विभाजन किया गया। केंद्र की अलग शक्तियाँ, प्रांतों की अलग शक्तियाँ। उनको बता दिया गया कि केंद्र किस पे काम करेगा और प्रांत किस पे कार्य करेंगे। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर प्रांतीय ऑटोनॉमी की स्थापना 1935 के एक्ट में की जाती है। विधानमंडलों का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विकास किया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से ही उस भारत परिषद के समाप्त करने की मांग करते आ रहे थे, वो 1935 के एक्ट में उसे चीज़ को स्वीकार किया गया और लोक सेवाएं प्रारंभ हुई। इसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ये ब्रिटिश सरकार का अंतिम भारत के लिए अधिनियम था, जिसमें भारत को स्वतंत्रता दी गई और भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य स्थापित हुए, जिसकी पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और उसमें द्वैध शासन प्रणाली की। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। ये हमारे मेन है। वो तो एक सामान्य परिचय आपको दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे हमें अधिकार देते चले गए और 1947 में हमें आज़ादी भी मिली। अपन दो एक्ट की बात करेंगे, 1919 और 1935 की विस्तार से। कि प्रथम महायुद्ध होता है और संवैधानिक सुधार की योजनाएं आती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन भी बढ़ता जा रहा था। हमेशा युद्ध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। यह बात भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में बहुत सीमा तक लागू होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा था कि यह लड़ाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए लड़ी जा रही है और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को पूरी देशों पर लागू किया जाएगा। भारतीयों ने इस घोषणा को सत्य समझा और उनको ये विश्वास हो गया कि युद्ध का अंत होने पर भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक नवीन युग का प्रारंभ होगा। इसलिए सबसे पहले 1916 में कांग्रेस और लीग सुधार योजना तैयार की गई। इसके बाद अनेक योजनाएं प्रस्तावित की गई। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू की घोषणा आती है 20 अगस्त 1917 को कि मॉन्टेस्क्यू भारत मंत्री थे। वो प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति में को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, जिसमें कुछ प्रमुख बातें हम यहाँ अब बताते हैं कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दूसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा एक साथ नहीं दिया जाएगा, धीरे धीरे दिया जाएगा।
क्रमिक रूप से। उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है, जिस पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। यानी कि उत्तरदायी देंगे वो भी ब्रिटिश सरकार देगी, यानी वो भारतीय जनता निर्धारित नहीं करेगी। और चौथी बात कि ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में किए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर दिया जाएगा। ये भी भारतीयों पे डाल दिया गया कि भारतीय कितना सहयोग करते हैं, उस आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो घोषणा पत्र में जहां एक और यह उत्साहजनक बात थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना है, वहीं उसके साथ ही यह निराशाजनक बात भी जोड़ दी गई कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप से की जाएगी। प्रत्येक नवीन चरण की प्रकृति तथा समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही लिया जाएगा, और यह कहकर कि भविष्य का विकास भारतीयों के सहयोग और उनके द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है। यानी कि भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक स्पष्ट धमकी थी। तो इस घोषणा में पहली बार भारत में ब्रिटिश नीति का एक तरह से लक्ष्य घोषित कर दिया गया कि हम क्या करेंगे, इस आगे के जो एक्ट आएंगे। इसी घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू की जो घोषणा थी उसको क्रियान्वित करने की दिशा में एक प्रयास था, प्रथम प्रयास था। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास का एक नवीन युग प्रारंभ किया। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, कि ब्रिटिश भारत है वो ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, यानी अलग नहीं होगा भारत उससे। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है, कि ब्रिटिश भारत में जो उत्तरदायी शासन होगा वो संसद के द्वारा घोषित नीति का लक्ष्य है। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे दिया जाएगा। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो बात की जाए: प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिक से अधिक संबंध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। ये इसकी प्रस्तावना में था। तो भारतीयों का इस प्रस्तावना के द्वारा कि यह बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत को सदैव अपने प्रभुत्व में बनाए रखना चाहती है, और यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों की आशाओं के अनुकूल नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों की राजनीतिक प्रगति के निर्णय का भार ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपना निश्चित रूप से अपमानजनक बात लगी। इस अधिनियम की प्रस्तावना बहुत दोषपूर्ण थी और यह भारतीयों के उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ रही। अब बात आती है भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण, यानी कि उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है 1919 के अधिनियम की कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। कि 1919 के अधिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण था प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना। इसके अनुसार प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित कर दिया गया: रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इस पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका की निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था को ही दोहरा शासन या द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो लक्षण है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति करना। कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के लिए 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होते थे, 1 भारतीय रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। तीसरा लक्षण है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन।
कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की विधान परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती थी और शेष 10 गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। इस प्रकार विधानसभाओं का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया, उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया, उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। चौथा लक्षण है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, कि प्रांतों में जो उत्तरदायी आंशिक उत्तरदायी शासन था, केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन था। केंद्र में पहले के समान ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से उसे मुक्त रखा गया केंद्रीय शासन को, और व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार कर दिया गया, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। लेकिन इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए जिसका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकता था। पांचवा लक्षण है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति, कि गवर्नर जनरल पहले की तरह ही निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा शक्तिशाली बना रहे, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए कि नवीन नियमों के अनुसार अब कार्यकारिणी पर से पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा लिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय की उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हों परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहरा दिया गया। सर तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय कानूनी सदस्य बने, यानी कि पहले लॉ मेंबर बने थे सर तेज बहादुर सप्रू, याद रखने का है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि सरकार के यशमैन थे। कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे, इसलिए सुधार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। छठा लक्षण है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्माण। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। प्रथम सदन का नाम था विधानसभा और द्वितीय सदन का नाम था राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे जिनमें 103 का चुनाव होता था। विशेष मनोनीत सदस्य होते थे। मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। 103 निर्वाचन सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से, 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से, 32 में से 30 तो मुसलमान होते थे, 2 सिख होते थे, तथा शेष जो 20 विशेष चुनाव क्षेत्र से जो चुने जाते थे उनमें 7 जमींदार, 9 यूरोपियन, 4 व्यापार मंडल के सदस्य चुने जाते थे। तो ये तो हो गई विधानसभा की बात। फिर आते हैं राज्य परिषद। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे जिनमें 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। तो एक तरह से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया गया। सांप्रदायिकता तो प्रारंभ हुई लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, जिसकी बार बार हम मांग करते आ रहे थे कि गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ यह नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हैं तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह आशा भी व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 8वां लक्षण है भारत परिषद में परिवर्तन।
इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग को स्वीकार तो नहीं किया गया, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किया गया। इसमें कम से कम 8 सदस्य होने जरूरी थे, जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व नहीं छोड़ा हो। इस यानी कि इससे उनको क्या भारतीय समस्याओं का ज्ञान होगा, अगर वो भारत में रह के कार्य करके जाएंगे तो। इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई और भारतीय सदस्य के लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। भारतीय परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किया गया। नवी विशेषता है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, कि भारत में जो केंद्रीकरण की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी उसे विकेंद्रीकरण की तरफ ले जाने के लिए 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया कि प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूरा किया गया। 10वां लक्षण है शक्ति विभाजन। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए, और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंध रखते थे वो प्रांतों को दिए गए। केंद्र के अधिकार में विदेशी विषय, सेना, रेल, डाक व तार, आयकर, मुद्रा, टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा महसूल और दीवानी व फौजदारी कानून रखे गए। ये केंद्र के अधीन थे। और प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को दिया गया। 11वीं विशेषता है निर्वाचन तथा मताधिकार, कि इस अधिनियम ने प्रत्येक निर्वाचनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन का एक तरह से सूत्रपात किया। मताधिकार को बढ़ावा मिला। नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया पहली बार। यद्यपि मांटफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा की गई थी, लेकिन अधिनियम में न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को स्वीकार किया गया, बल्कि इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए, 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियनों के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए, 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए इसे अलग कर दिया गया, यानी कि सांप्रदायिकता को और बढ़ाया गया। 12वीं विशेषता है नरेश मंडल की स्थापना। मांटफोर्ड रिपोर्ट में देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया। इसलिए 8 फरवरी 1921 को याद रखने का है। 8 फरवरी 1921 में दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 को अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का प्रधान वायसराय था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। अंतिम जो लक्षण था संक्रमणकालीन उपाय। ये 1919 का अधिनियम एक प्रयोग व संक्रमणकालीन उपाय के रूप में अपना था। यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था तथा इसके अनुसार, जैसा कि लॉर्ड मेस्टर ने कहा था कि स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेले चलने में विश्वास योग्य न हो जाए। ये मेस्टर ने कहा था कि जब हम स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने या कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे, तब अपने आप लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाएगी। ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए स्वयं मिस्टर मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच में यह एक प्रकार का
पुल है। अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान किया गया था, जो मानफोर्ड सुधारों की योजना के अधीन की गई उन्नति का अध्ययन कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित कदमों का निर्देशन करेगा। और इसी क्रम में भारत में साइमन कमीशन 1927 में आया, क्योंकि असहयोग आंदोलन और स्वराज दल की नीतियों की वजह से ये आना था 10 वर्ष बाद, यानी कि 21 में लागू हुआ था तो 31 में आना चाहिए था, लेकिन ये 1927 में ही आ गया। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के ऊपर।